नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में। और दोस्तों, आज 2 अगस्त हो चुकी है और आप सभी को मैंने पहले अनाउंस कर दिया था। टेलीग्राम पे मैंने कल आपको मैसेज कर दिया था कि अपनी जो क्लासेज हैं वो आज यूट्यूब पे चलेंगी 8 बजे। तो मैथ की क्लास से 8 बजे लगेगी, केमिस्ट्री की 9 बजे और फिजिक्स की 10 बजे आज क्लास लगेगी। और आज की जो क्लास है सभी बच्चे देख सकते हैं, चाहे उन्होंने फ़ीस जमा कराई हो या नहीं कराई हो। ठीक है। और आज की क्लास को यूट्यूब पे चलाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि सभी बच्चों को थोड़ा सा और पता चले कि बीएससी थर्ड ईयर का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है बीएससी प्रो क्लासेज पे। और बच्चों के लिए क्या है, डेमो लेक्चर भी थोड़े से उपलब्ध हो सकें। ठीक है। तो पहले तो सभी मतलब कनेक्ट हो जाइए फटाफट से, और मैं आपको कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ आज कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप पे और कॉलेज के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए फटाफट वीडियो को। और वैसे मैंने कल आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि अपनी जो क्लासेज हैं वो यूट्यूब पे चलेंगी और सभी के लिए चलेंगी जिन्होंने फ़ीस जमा करा रखी हो या नहीं करा रखी हो। ठीक है। तो सभी फटाफट कनेक्ट हो जाइए और उसके बाद हम करते हैं कुछ आज की इम्पोर्टेंट बातें और फिर आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और आज की क्लास से आप सभी को पता है कि लेक्चर नंबर अपना 6 है, यानी कि मैथ की क्लास में 5 लेक्चर अपने हो चुके हैं पहले ही। तो मेरे साथ सभी बच्चे कनेक्ट हो गए होंगे, जितने भी जिनको होना है कनेक्ट। तो जो लाइव देख रहा है अभी वो भी ध्यान से सुन ले, और बाद में जो कोई रिकॉर्डेड देखेगा वो भी ध्यान से सुने। भैया देखो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बीएससी थर्ड ईयर की बात करते हैं, पेपर नंबर 2 है। उसमें 5 लेक्चर डेमो हो चुके हैं और आज ये इसका 6ठा लेक्चर है। तो मैथ के अंतर्गत अपन बात करते हैं तो 6 ही डेमो लेक्चर रहेंगे, यानी कि आज की जो क्लास है ना वही आपके लिए डेमो के रूप में उपलब्ध रहेगी। अन्यथा डेमो लेक्चर फिर आपको आगे नहीं मिलेंगे। यानी कि कल जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की है वो क्लास केवल वही देख पाएगा जिन्होंने फ़ीस जमा करा रखी है। हालांकि कई बच्चों ने फ़ीस जमा करा रखी है तो वो आराम से क्लास को देख सकेंगे, लेकिन जिन्होंने फ़ीस जमा नहीं कराई है वो फिर नहीं क्लास को देख सकता। ठीक है। यानी कि मतलब कहने का मतलब ये है कि कम से कम 5-6 क्लास हैं वो डेमो लेक्चर के रूप में उपलब्ध होनी चाहिए बीएससी थर्ड ईयर की। इसलिए हमने क्या करा कि जितनी भी अपनी वीडियोज़ हैं उन सभी को पब्लिक कर दिया, उनको सभी देख सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अपन बात करते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत भी क्या है कि 4-5 वीडियो है आपको पब्लिक मिलेंगी, यानी कि अभी 2-3 लेक्चर ही केमिस्ट्री में हुए हैं, तो आने वाले 4 मतलब कम से कम 3 या 4 लेक्चर हैं वो आपको पब्लिक मिल जाएंगे, यानी कि उसको सभी देख सकते हैं सभी बच्चे। ठीक है। उनको पता चले ना कि भाई किस स्तर पे पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या बच्चे भी कनेक्ट होंगे ज़्यादा। ठीक है। और फिजिक्स में भी आपको 4-5 लेक्चर वहाँ पे डेमो मिल जाएंगे, और उन डेमो लेक्चर को देख के आप देख सकते हो भाई कैसा क्या मैटर है, कैसा क्या कंटेंट है। फिर आप आराम से क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब या फिर अपने चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा, ध्यान सुनो, मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि जितने भी बच्चे हैं वो अपने चैनल पर अभी क्लास ले रहे हैं। तो आप सभी को पता है आज मतलब 30 जुलाई के समथिंग में अपना बैच स्टार्ट हो गया था। तो 30 जुलाई को बैच स्टार्ट हो गया था, तो अपने आप देख सकते हो 4 से 5 क्लासेज। तो अपनी मैथ की आज 6ठी क्लास हो गई और फिजिक्स में अपनी 3री क्लास आज हो ही जाएगी। ठीक है। केमिस्ट्री में अपनी हो ही जाएगी क्लास। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि सभी बच्चों को ये बता दिया जाए कि अपना जो एडमिशन है, जो अगर करवाना चाहता है अभी, वो अपना एडमिशन जल्दी करवा ले। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही मान लीजिए अभी सारी जो वीडियो हैं सभी देख पा रहे हो आप। ठीक है। आप सोच रहे हो सर हम पहले डेमो लेक्चर ले लेते हैं उसके बाद में फ़ीस जमा करवाएंगे, तो उससे क्या होगा, हालांकि आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं फ़ीस जमा, लेकिन उससे होगा क्या कि जब आप एक साथ बल्क में आप एडमिशन करवाओगे, एक साथ जमा कराओगे, तो फिर आपके लिए हैंड टू हैंड क्लासेज हैं वो ऑन नहीं हो पाएंगी। समझ रहे हो बात को, मतलब कि आपका एडमिशन लेना है वो मतलब थोड़ा सा क्या है कि दिक्कत हो जाएगी उसमें, और आप सभी के एडमिशन एक साथ नहीं हो पाएंगे। फिर आपको सर क्लासेज में हमारी नहीं चल रही हैं, उसमें फिर आपके लिए टाइम लगेगा। इसलिए जिनको फ़ीस जमा करवानी है वो आज ही जमा करा दे, और मैथ की क्लास तो कल वही ले पाएगा जिसकी फ़ीस जमा होगी। और मैंने आपको बता दिया है कि मात्र 300 रुपये लगेंगे। 300 रुपये में आपको फुल कोर्स कराया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। ये सब आपको मैंने पहले बता दिया है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और इस बात को थोड़ा सा मतलब ध्यान में ही रखना है कि अपन को अगर पढ़ना है वास्तव में, अगर जिनको पढ़ना है, मैं साफ से बोल रहा हूँ
कि भाई जिनको पढ़ना है वो तो फीस अपनी जमा करवा दे, ठीक है। और जिनको नहीं पढ़ना है वो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से डेमो लेक्चर देखे, अगर उनका मूड चेंज होता है तो ठीक है करवा देंगे, और नहीं अगर बैठी भाई नहीं बैठा हिसाब तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब चलते हैं अपनी क्लास पर, आज की क्लास को अपन स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 5 लेक्चर अपने हो चुके हैं मैथ में, तो उनमें अपन ने क्या क्या पढ़ा अभी तक। उनमें अपन ने बेसिक नॉलेज लिए 2 लेक्चर में, उसके बाद में हमने 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। आपको क्या करें, मैंने 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं, और आज जो अपना लेक्चर नंबर 6 है उसमें अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा था कि 3-4 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, और उसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही रहता है 4 नंबर के अंतर्गत, तो आज वो क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, और मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, तो क्वेश्चन लिखने के बाद में अपन उसका आंसर कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो सभी बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं अपन, ये क्वेश्चन क्या कहता है अपन से। और इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं तो ये देखो, अभी तक एडमिशन हमारे पास कोई भी इंग्लिश मीडियम के छात्र का नहीं आया है, इसलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं नोट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी क्या करता हूँ, मैं मतलब संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि मान लीजिए भविष्य में अपने पास इंग्लिश मीडियम कोई छात्र आता है, तो अपन क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन है उसको इंग्लिश में अपन बोल देते हैं अभी, ठीक है। बाद में अगर वो कोई एडमिशन लेता है तो अपन क्या करेंगे, उसको इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, तो उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिल जाएगा, इसलिए उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि नोट्स उसको प्रॉपर इंग्लिश में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस जेड का स्क्वायर सर्वत्र सतत है। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, मतलब क्वेश्चन काफ़ी शानदार है, ध्यान सुनना इसको, कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जेड इज इक्वल टू जेड मॉडुलस जेड का स्क्वायर सर्वत्र सतत है, परंतु इसके अवकलज का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पर है। मतलब ये क्या कह रहा है कि भैया हमें प्रूफ करना है कि देखो हमारे पास एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर है, ये तो सर्वत्र सतत है, ये तो क्या है, सर्वत्र सतत है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि इसका जो डेरिवेटिव है इसका अवकलज है। भाई हमारे चैप्टर के अंतर्गत तो अवकलज ही पढ़ रहे हैं अपन, तो अपन डेरिवेटिव चेक करेंगे, तो अवकलज का अस्तित्व केवल और केवल ओरिजिन पे है, यानी कि मूल बिंदु पर है। इंग्लिश में बोल देते हैं क्वेश्चन को कि प्रूव दैट फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस जेड स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट डेरिवेटिव एग्जिट ऑन एट ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु पर ही उसके अवकलज का अस्तित्व है वरना नहीं है, ठीक है। तो यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि देखो मैं बताता हूँ आपको कि एफ जेड बराबर ये मॉडुलस जेड का स्क्वायर है। यहाँ पे आपको पता होगा कि जो बहुपद होते हैं, जो बहुपद फलन होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। हालांकि ये चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, और आपको शायद पता भी होंगी कि चलो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, यहाँ पे अपन लिखवा देते हैं, चलो ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो क्वेश्चन को यहाँ पे अपन सोल्व करते टाइम आपको लिखवा देंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन नोट डाउन करते हैं क्या दिया हुआ है अपन को, कि दिया गया है, बिल्कुल शानदार तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे, अल्टीमेट तरीके से, कहीं पे भी आपको डाउट नहीं आने देंगे। दिया गया फलन, भाई दिया गया फलन क्या है हमारे पास में, एफ जेड इज इक्वल टू क्या हमारे पास में, मॉडुलस जेड का स्क्वायर। और आप सभी को पता है जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास में क्या होती है, एक्स प्लस में वाई, ठीक है। अगर हम अपन बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, क्यों, क्योंकि जेड की वैल्यू सिंपल क्या होती है, एक्स प्लस में आयोटा वाई, उसका होल स्क्वायर करेंगे अपने पास वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। क्या ये बात सही है, बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे, अगर मैं पूछूं कि z इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स और वाई यहाँ पे क्या है, चर हैं। भाई यहाँ पे एक्स कोमा वाई क्या है, यहाँ पे चर है, वेरिएबल है, लेकिन ये क्या है, एक से ज़्यादा है, बहुपद है। भाई एक से ज़्यादा है नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो हमको पता है, ठीक है। और ये क्या है कि जैसे अपन मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी है वही है, एक तरीके से मान लीजिए, चूँकि हम जानते हैं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि प्रत्येक बहुपद होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, वो कैसे होते हैं,
कंटिन्यूस होते हैं, सतत होते हैं। बहुपद फलन यहाँ पे लिख लेना बीच में, फलन, और यहाँ पे क्या होते हैं, सतत होते हैं। ठीक है, जिसको पता था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको पता नहीं है वो देख लो भैया। क्या कहा हमने, कुछ नहीं कहा हमने ये कहा सबसे पहले तो कि जो क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है ना अपन को, जैसे एफ जेड बराबर, ये यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, हालांकि मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि मॉडुलस जेड स्क्वायर है तो यहाँ पे अपन जेड को ये लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स प्लस में आयोटा वाई स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पे हमने देखा एक्स और वाई क्या है, दो चर हैं, एक्स और वाई क्या है, चर हैं, और ये कैसे हैं, बहुपद हैं। भाई एक से ज़्यादा पद हैं तो क्या हो गए, बहुपद हो गई। अब बहुपद हो गई तो भाई मैथ की प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है, मैथ का रूल कहता है कि प्रत्येक बहुपद, जो बहुपद होंगे वो कैसे होंगे, प्रत्येक बहुपद फलन कैसे होंगे, सतत होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। तो ये हमने क्या है कि ये जो यहाँ पे लिख रखा है ना, सर्वत्र सतत होता है, उसको हमने छोटा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। यानी कि क्वेश्चन तक तो अपन पहुँचे नहीं अभी तक, यानी कि क्वेश्चन तक तो अपन ने पहुँचे नहीं अभी तक। अब क्या करना है अपन को, इतना तो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या करवा रहा है अपन से, क्वेश्चन अपन से करवा रहा है कि आपको ये करना है, इसका जो डेरिवेटिव है ना उसको आप मूल बिंदु पर, यानी कि ओरिजिन पे आप उसको क्या करो, मतलब ये हमारा जो फंक्शन एफ जेड है ना, इसका अवकलज है, उसका अस्तित्व केवल 0 पर होगा, यानी कि ओरिजिन पर ही होगा, 0,0 पर। उसके अलावा कोई भी पॉइंट हो उस पर इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब मुझे बताइए, अभी तक आपने क्या सीखा है, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उनमें आपने देखा है, हमने आपको डेरिवेटिव के दो फॉर्मूले लिखवाए थे। एक फॉर्मूला लिखवाया था पॉइंट के लिए, एक लिखवाया था आपको पूरे डोमेन के लिए, पूरे प्रांत के लिए। अब आप मुझे बता सकते हैं कि उसमें देख के कि यहाँ पे कोई पॉइंट दिया हुआ है क्या हमें कोई बिंदु दिया हुआ है जिस पे अपन को डेरिवेटिव यानी कि अवकलज ज्ञात करना हो। यहाँ पे कोई भी हमें पॉइंट दिया हुआ नहीं है, तो फिर अपन क्या करेंगे, पूरे डोमेन के लिए बात करेंगे। क्या ये बात सही है, नहीं है, बिल्कुल पूरे डोमेन के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल लिखते हैं, चलो अपन भाई, हमें एफ जेड इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास में फंक्शन है मॉडुलस का जेड स्क्वायर। क्या इतना आपको दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है आपको। अब इसको अपन थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, इतना। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपन फ्रॉम डेफिनेशन, परिभाषा से। परिभाषा क्या कहती है भैया, परिभाषा कौन सी परिभाषा की बात कर रहा हूँ मैं, परिभाषा वही परिभाषा है डोमेन वाली परिभाषा। उसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, लिमिट एफ जेड प्लस में डेल जेड माइनस का एफ जेड अपॉन में क्या होता है हमारे पास में डेल जेड, और यहाँ पे क्या होता है डेल जेड टेंस टू 0। ये डेफिनेशन किसकी होती है, डोमेन के लिए। किसी डोमेन में अगर अपन को किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होती है, अवकलनता चेक करनी होती है, तो अपने पास ये फॉर्मूला निकल के आता है। शायद ये आप सभी को फॉर्मूला ढंग से याद हो गया होगा, इतनी मैं आपसे आशा कर सकता हूँ, उम्मीद कर सकता हूँ आप सभी से। ठीक है, क्या इतना आप सभी के समझ में आया। और यहाँ तक मेरे हिसाब से ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जिसमें आपको समझने में दिक्कत हो। कुछ वैसे समझा ही नहीं अपन ने कोई बड़ी बात यहाँ पे सिंपली जो अपन को अभी तक जो आता था, अभी तक अपन ने जो सीखा है उसी का अपन ने इस्तेमाल किया है। अब ऐसे करते हैं, अपन पेज को चेंज कर लेते हैं, और पेज को जब तक चेंज करते हैं सभी बताइए कमेंट करके कि आपको कैसी लग रही है क्लास, और क्लास में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और एक छोटी सी और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि अभी क्या है कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, कल से 2-3 दिन हो गए तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, इसलिए थोड़ा सा क्या है जोश की कमी नज़र आ रही होगी आपको, और आवाज़ भी थोड़ी धीमी है। ठीक है, तो जैसे जैसे तबीयत सही होती है अपनी, वैसे वैसे अपनी वॉइस को अपन थोड़ा और सही कर लेंगे, और थोड़ा जोश भी अपन क्लास में लेके आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो आप ध्यान से देखेंगे, अब क्या करेंगे अपन, फटाफट देखो यहाँ फटाफट। ठीक है, अब यहाँ पे अपन छोटा सा काम करेंगे। क्या करेंगे कि आप सभी को पता है कि एफ जेड इज इक्वल टू हमारे पास फंक्शन क्या है, जेड का स्क्वायर। अपन यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, तो ये बताइए कि हमारे पास फंक्शन जेड प्लस में डेल जेड को क्या लिखेंगे, मॉडुलस में जेड प्लस में डेल जेड का होल स्क्वायर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, अब बताओ मुझे। लिखेंगे बिल्कुल, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे अपन वैल्यू को पुट करते हैं फटाफट। देखो एफ डैश जेड इज इक्वल टू हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, देखो लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 हमारे पास में, ऐसे कैसे,
ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करो फटाफट, जहाँ पे अपने पास एफ जेड प्लस डेल जेड था, तो वहाँ पे क्या करेंगे अपन मॉडुलस का, यहाँ पे जेड प्लस में डेल जेड का होल स्क्वायर माइनस का मॉडुलस जेड का स्क्वायर अपॉन में डेल जेड का स्क्वायर तो नहीं है भाई, डेल जेड ही आएगा सिंपल। ये वैल्यू रख दी, रखी या नहीं रखी सही बताओ। अब यहाँ पे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी करवाई थी, अगर वो आपको याद हो तो थोड़ी बहुत, क्या प्रॉपर्टी करवाई थी कि मॉडुलस का जेड का स्क्वायर अपन करते हैं तो अपन इसको जेड डॉट में जेड बार लिख सकते हैं। अगर किसी को याद हो, अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा हो प्रॉपर्टी को, वैसे मैंने आज टेस्ट में भी दिया था, सॉरी आज नहीं कल टेस्ट की बात करते हैं तो कल टेस्ट में मैंने आपको ये दिया था जेड डॉट जेड बार, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी याद है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे, चलो भाई एफ डैश जेड इतना अपने लिख दिया। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि जो मॉडुलस जेड बार है अपना उसको अपन खोल देंगे, और देखो सिंपली अगर बात करते हैं यहाँ पे जेड प्लस में डेल्टा जेड है तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, इसको कैसे लिखेंगे तो उसको थोड़ा ध्यान से देखोगे यहाँ पे भाई, लिमिट ये ऐसे कैसे डेल्टा जेड टेंस टू 0 अपने पास ऐसे कैसे आ गया बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन खोल के ऐसे, देखो जेड प्लस में डेल्टा जेड मल्टीप्लाई आ जाएगा अपने पास, और जेड प्लस में डेल्टा जेड के पूरे के ऊपर बाहर आ जाएगा, यानी कि ये प्रॉपर्टी अपन ने यहाँ पे अप्लाई कर दी। और यहाँ पे माइनस का जेड मल्टीप्लाई जेड बार, ये तो अपने सीधा प्रॉपर्टी लगी गई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा जेड अपना आ गया, सही है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे सीधा सा काम और करेंगे अपन कि एक प्रॉपर्टी अगर आपको थोड़ा सा और याद हो तो, जैसे मान लो कि यहाँ पे अपन लिख देते हैं प्रॉपर्टी को जेड प्लस में डेल्टा जेड के अगर अपन पूरे के ऊपर बार लगा देते हैं तो इसको ओपन करके कैसे लिख सकते हैं अपन, यानी कि जेड बार प्लस में डेल्टा जेड बार, ये अपन इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये सब प्रॉपर्टी मैंने लिखवा दी आपको अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अब याद करने का काम है वो आपका है, मेरा नहीं याद करने का काम। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं अपन, अब इसको भी टुकड़ों में तोड़ते हैं भैया। यहाँ पे भाई एफ डैश जेड हमारे पास में क्या आ जाएगा, लिमिट, ठीक है, डेल्टा जेड। अपना ध्यान केंद्रित रखें, इधर उधर ना देखें और इधर उधर की ना सोचें, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप मिस कर देते हो उसके बाद में फिर आपको पूरा वीडियो वापस देखने पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, अपना जो ध्यान है उसको केंद्रित रखो और एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझो, ठीक है। अपना ध्यान है इधर उधर मत भटकाओ, केवल आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे डेल्टा जेड टेंस टू 0 है अपना। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे भाई, जेड प्लस में डेल्टा जेड ऐसे कैसे है हमारे पास में, और इसको अपन क्या कर देंगे टुकड़ों में तोड़ के लिख देंगे भाई जेड बार और प्लस में डेल्टा जेड के ऊपर बार। ढंग से लगाना, बार बार जो लगाना है एकदम साफ क्लियर लगाना जिससे कन्फ्यूजन ना हो। ये अपना जेड बार अपॉन में हमारे पास में क्या है डेल्टा जेड है। अपन क्या करेंगे अब अपन ऐसा करते हैं कि अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई तो हो रहा है भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे और जो बचेगा तो बच जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 है। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे भाई, जेड मल्टीप्लाई जेड बार हो जाएगा, सही है कि नहीं है बताओ। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो प्लस में कितना आ जाएगा, जेड मल्टीप्लाई में डेल्टा जेड बार आ जाएगा, सही है। प्लस में इसी प्रकार अपन यहाँ पे करते हैं, देखो यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो जेड बार मल्टीप्लाई में डेल्टा जेड कर सकते हैं अपन, और यहाँ पे इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा जेड मल्टीप्लाई में डेल्टा जेड बार, और लास्ट में माइनस का जेड मल्टीप्लाई में जेड बार तो अपने पास बचा हुआ ही है अपॉन में डेल्टा जेड। यहाँ पे कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो चल रही है एकदम पहली दूसरी में जो क्लास में अपन करते हैं ना कैलकुलेशन, गुणा भाग जोड़ बाकी, वो चल रहा है अभी तक। तो यहाँ तक अपन ने कुछ नया नहीं सीखा, कुछ भी नया नहीं सीखा अभी तक, जो अपन ने सीखा हुआ है उसी को अपन अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो आप वही माइनस कर दो, देखो ये अपना ये इससे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे, हमारे पास जो बचा है उसको अपन लिख लेंगे। हमारे पास क्या क्या बच गया भाई, हमारे पास बच गया लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्ट इसमें डिवाइड कर देता हूँ मैं, देखो कैसे। यहाँ पे मैं डेल्टा जेड अपने पास है, तो देखो मैं रेड पेन से एक बार आपको दिखा देता हूँ भाई कौन कौन से यहाँ पे वैल्यू कैंसिल होगी कौन कौन से नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो डेल्टा जेड है तो यानी कि इसमें इसका डिवाइड हो जाएगा,
आप देख सकते हो यहाँ पे है वो अपना इसका डिवाइडेशन हो जाएगा और एक यहाँ पे भी हो जाएगा, यानी कि दोनों जगह से डेल्टा जेड कैंसिल हो जाएगा। तो फटाफट आप बताइए मुझे क्या क्या होगा। देखो अब यहाँ पे हमारे पास में, आप देखो मैं इसको पहले लिख देता हूँ यहाँ पे भाई, जेड बार में लिख सकता हूँ पहले, क्योंकि देखो डेल्टा जेड कैंसिल हो जाएगा और जेड बार आ जाएगा। प्लस में यहाँ पे भी मैं देखो डेल्टा जेड है वो अपने पास कैंसिल हो जाएगा, यानी कि डेल्टा जेड का बार बच जाएगा। और यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो प्लस में जेड डॉट में डेल्टा जेड पे बार अपॉन में क्या जाएगा, डेल्टा जेड आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो अब यहाँ से ही इस स्टेप से ही, यानी कि बिल्कुल यहीं से अपन को क्वेश्चन को ध्यान से सीखना है, क्योंकि अब जो सीखने लायक चीज़ें हैं ना, अब आएंगी सीखने लायक चीज़ें बढ़िया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, अब आप खुद देख सकते हो कि आप इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए यहाँ पे, मतलब इतने सारे जो टर्म्स हैं अपने पास, इन सभी पे अपन डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, यानी कि इसकी लिमिट अपन फाइंड करेंगे। अपने इधर तो लिख दो भाई फटाफट, एफ डैश जेड अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो चेंजेस कर रहा हूँ ना मैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, बाकी ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा धीरे धीरे समझना। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने क्या किया कि लिमिट, भाई एक बात बताता हूँ मैं आप सभी को, मैथमेटिक्स की बात ऐसी है कि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के काफ़ी अच्छे तरीके हो सकते हैं नए नए, लेकिन जहाँ तक जितना सिंपल हो सकता है ना, ठीक है, वो मैं आपको तरीका करा रहा हूँ, और इससे सिंपल तरीका मेरे हिसाब से वो कोई नहीं करवाएगा। आगे बात समझ में, तो देखो सिंपल तरीका क्या कहता है, अपन को क्या करना है भाई, कैसे भी करके सिंप्लीफाई करके इसकी लिमिट को फाइंड करना है। अगर इसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस है, ठीक है, तो वो अपने पास डेरिवेटिव हो जाएगा, और अगर नहीं है तो वो नहीं होगा। तो साफ सी बात है, तो अपन लिमिट ही फाइंड कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने थोड़ा सा बदलाव किया, और मैंने ये किया कि ये जो जेड बार है ना, जेड बार प्लस में जेड डॉट में डेल्टा जेड के ऊपर पूरे के ऊपर बार है अपॉन में डेल्टा जेड है, ये अपने मैंने क्या कर दिया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। और यहाँ पे मैंने क्या करा कि प्लस में लगा के लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, और यहाँ पे मैंने डेल्टा जेड कर दिया। मतलब मैंने क्या करा, आपको थोड़ा सा समझ में आया हो तो मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि ये जो तीनों टर्म थे ना यहाँ पे, ये तीनों टर्म्स थे, इन तीनों टर्म्स में से मैंने दोनों को एक साथ लिखा, मतलब इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया, और इस टर्म्स को मैंने अलग लिख दिया। अब यहाँ पे कई खुरापाती जो बच्चे हैं उनके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया है। अब देखो ऐसा इसलिए किया है कि ये सिंप्लीफाई हो जाए, ये जो अपना टर्म है अपना, मतलब इस प्रकार मैंने जो लिखा है वो इसलिए लिखा है कि ये सिंप्लीफाई हो जाए और अपना आंसर अच्छे तरीके से निकल के आ जाए। लेकिन फिर भी ये बच्चे का दिमाग तो शांत नहीं हुआ। बच्चे ने कहा कि सर हमें कैसे पता चलेगा, सही बात है कि नहीं है, कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ऐसा ही करना है एग्ज़ाम में हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आप कोचिंग कर रहे हो हमारे पास में, आगे बात समझ में, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा कि भैया यहाँ पे अपन को सिंप्लीफाई करके इसको टर्म्स को इधर लेके आना पड़ेगा, और आप आराम से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बात बताता हूँ मैं आपको, एक तो क्या होता है किसी पेपर को हल करना, और एक किसी पेपर को 2 घंटे में हल करना। हल करने का मतलब तो ये है कि आप एक टर्म को लेके बैठ जाओ, और एक टर्म को आप कम से कम 2 दिन तक सोल्व कर रहे हो, और उसके सोल्व करने के तरीके ढूंढ रहे हो आप। लेकिन अभी अपन को क्या करना है, अपन को तो एग्ज़ाम में फिक्स टाइम पे पूरा पेपर करना होता है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, अपन को सारी जो चीज़ें हैं, सारे टर्म्स हैं, सारे तरीके हैं, उनको एक साथ पढ़ना पड़ेगा। आगे बात समझ में। और वैसे देखा जाए सिंपली, अगर ये इतने सारे टर्म्स हैं, इनको अपन ने क्या करा कि दोनों को एक साथ लिख दिया, ठीक है, और एक को अलग लिख दिया। अब यहाँ पे आगे जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो टर्म है अपनी, ये वाली टर्म, इसको मैंने यहाँ से ख़त्म करने वाला हूँ, मतलब यहाँ से इस टर्म को हटाने वाला हूँ मैं, मतलब जीरो करने वाला हूँ। और जीरो कैसे करेंगे उसी को ध्यान से समझना, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से ये पूछता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ भाई इसको, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से पूछता हूँ कि यहाँ तक आपको दिक्कत है क्या, यहाँ तक मेरे हिसाब से इस पेज के अंतर्गत आपको दिक्कत है क्या। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए इसको फटाफट से, मतलब मैंने यहाँ तक मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं किया, कुछ भी अभी तक कुछ भी नहीं किया, ठीक है, सिंपली कैंसिल किया, ठीक है, दोनों को अलग कर दिया और इसके ऊपर लिमिट अलग से लगा दी। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं मेन पॉइंट पर, जो मेन सीखने लायक बात है उसको सीखते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा आपसे
कि अपन इसको जीरो करेंगे। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, देखो बताते हैं आपको। क्यों करेंगे, क्यों का मतलब तो है, क्यों का आंसर है आपके लिए ये होगा कि क्यों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपना ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन कैसे करेंगे वो अपन सिखा रहे हैं अपन आपको। भाई देखो डेल्टा जेड है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होगी आप बताओ। भाई सिंपल जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस में आयोटा वाई होती है। तो यहाँ पे सिंपल डेल्टा जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ, देखो डेल्टा मतलब डेल्टा जेड है वो टेंस टू जीरो है। अगर मैं बात करता हूँ अगर ये डेल्टा जेड है वो टेंस टू जीरो है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको याद करो वो क्लास जिसमें मैंने आपको एक नोट लिखवाया था। क्लास के लास्ट में मैंने एक नोट लिखवाया था, अगर किसी को याद हो, ध्यान से पढ़ा हो तो, ठीक है। वहाँ पे मैंने लिखवाया था कि अगर ऐसी स्थिति बनती है ना, टेंस टू जीरो होता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि डेल्टा एक्स है वो टेंस टू जीरो होगा और डेल्टा वाई है वो भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आगे बात समझ में, यानी कि आप खुद देख लो भाई, अगर यहाँ पे डेल्टा एक्स है वो टेंस टू जीरो होगा, डेल्टा वाई है वो टेंस जीरो होगा, तभी तो डेल्टा जेड का मान है वो टेंस टू जीरो होगा। अरे सही कह रहा हूँ या नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए फटाफट, ठीक है। कमेंट करो हाँ या ना में कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा बता रहे हैं ना, हम बैठे यहाँ पे आराम से। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, चलो दोबारा बताते हैं एक बार। क्या है भाई, जेड बराबर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चलो यार आप सभी के लिए। जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस में आयोटा वाई होता है या नहीं होता, होता है। हमने क्या करा कि डेल्टा जेड बराबर क्या करा, डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई। अब यहाँ पे मैंने क्या करा भाई, देखो यहाँ पे डेल्टा जेड टेंस टू जीरो है, तो डेल्टा जेड टेंस टू जीरो करेंगे तो ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल जब ही है जब डेल्टा एक्स का मान जीरो होगा, डेल्टा वाई का मान जीरो होगा। लेकिन अब आप में से कई 1-2% बच्चे हैं वो पूछेंगे सर ये पूरा आयोटा डेल्टा वाई है वो जीरो के बराबर क्यों नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे अपन डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो कर रहे हैं, डेल्टा वाई टेंस टू जीरो कर रहे हैं, तो ये आयोटा वाई वाली जो पूरी टर्म है ये वाली टर्म जीरो के बराबर क्यों नहीं हुई। अरे भैया आयोटा का मान क्या होता है, अंडर माइनस का 1, तो फिर वो जीरो के बराबर कैसे हो सकता है। समझने वाली बातें हैं कि नहीं है बताओ। तो वो पॉसिबल नहीं है कि आयोटा डेल्टा वाई पूरी टर्म है वो जीरो के बराबर नहीं होगी। ठीक है, यानी कि टेंस टू जीरो भी नहीं होगी। आगे बात समझ में। अब मैं जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान सीखना कि डेल्टा जेड बार अपने पास है, क्या होता है भैया, भाई जेड सिंपल डेल्टा जेड क्या होता है, डेल्टा एक्स प्लस डेल वाई। बार अपन लगा देते हैं तो बार लगाते क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स माइनस का आयोटा डेल्टा वाई होगा या नहीं होगा, सभी कमेंट करके बताएं। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब ये माइनस का डेल्टा वाई है, ये टेंस टू जीरो होगा। अब ये टेंस टू जीरो कब होगा, ये टेंस टू जीरो तब होगा जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो और डेल्टा वाई टेंस टू जीरो हो। तो फिर आपने क्या देखा, आपने यहाँ पे ये देखा कि जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो करेंगे और डेल्टा वाई टेंस टू जीरो करेंगे तो डेल्टा जेड बार का जो मान है वो भी क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो यही तो करना है, अरे यही तो लिखना है अपन को। तो यहाँ पे आप खुद कह सकते हो, तो देखो यदि हमारे पास में डेल्टा जेड का मान जीरो है, देखो यहाँ पे डेल्टा जेड है वो हमारे पास में टेंस टू जीरो है, तो हमारे पास में क्या होगा कि डेल्टा जेड जो बार है उसका मान भी टेंस टू जीरो होगा। तो आप यहाँ पे देखो डेल्टा जेड टेंस टू जीरो दे रखा है अपन को, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डेल्टा जेड टेंस टू जीरो होगा तो डेल्टा जेड बार टेंस टू भी जीरो होगा। अगर ये जीरो होगा तो अपनी जो ये टर्म है, ये पूरी टर्म्स है, ये वाली जो टर्म्स है, इस पूरी टर्म्स को अपन क्या कर सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। तो अब मुझे यहाँ तक आप बताइए सभी कमेंट करके कि आप सभी को शानदार तरीके से समझ में चीज़ें आ रही हैं या नहीं। मतलब जितना सिंप्लीफाई हो सकता है ना उतना सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं भाई, कई बार क्या होते हैं कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, कई बार समझ में नहीं आते। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, जब ये क्लासेज अपनी वापस, वैसे देखा जाए तो अभी भी लाइव क्लास को आप पीछे कर सकते हो, तो आप आराम से इसको दोबारा समझ सकते हो। तो अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो फिर वीडियो को पीछे करके देख लो, आपको वापस समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वैसे बार बार बताने से भी कोई ज़रूरी नहीं है। मैं अगर किसी चीज़ को बार बार बताऊंगा तो मैं बात को तो वही कहूँगा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होगी ना उस समय पे, भाई अगर आप उस समय बढ़िया एकदम शानदार तरीके से देख रहे हो, सुन रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपका ध्यान कहीं इधर उधर है, ठीक है, और आप फिर अचानक से यहाँ पे आके देखते हो कि सर ये क्या पढ़ा दिया आपने, तो फिर आपकी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। उसमें मेरी भी गलती नहीं है, उसमें फिर आपकी गलती है, ठीक है। आप चलते हैं आगे।
अपन ने क्या करा कि ये टर्म अपने पास अपने 0 बन गया, मतलब अभी तो अपना 50% काम हुआ है अभी तक इस क्वेश्चन में, अपना केवल 50% ही काम हुआ है। भाई यहाँ पे अपना इसको 0 कर दिया, लेकिन ये टर्म अपना बचा हुआ है। अभी तो इसको डिफाइन करेंगे, हल करेंगे, फिर इसके लिमिट चेक करेंगे, भाई क्या लिमिट आती है इसकी, ठीक है। फिर वो फाइनाइट है, एग्जिस्ट है या नहीं है, वो चेक करेंगे अभी तो, ठीक है। तो अभी को अपने 50% काम ही किया है, अभी तो 50% काम करना बाकी है। चलें आगे, अब चलते हैं फटाफट आगे। अब आप सभी मुझे बताएंगे कि वो टर्म अपने पास 0 हो गई, ठीक है। अगर हमारे पास लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, डेल्टा जेड बार 0 हो गया, तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बच गया, देखो अब ये इसको थोड़ा ध्यान से देखना, हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बच गया, हमारे पास में एफ डैश जेड इज इक्वल टू जेड बार प्लस में जेड लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 और यहाँ पे डेल्टा जेड बार अपॉन में डेल्टा जेड, ये हमारे पास में बच गई। क्या इतना आपको समझ में आया या नहीं आया? मुझे आप बताएंगे, सभी बच्चे मुझे आप बताएंगे इतना समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। और वैसे देखा जाए तो ये मैंने क्या है कि एक स्टेप पहले आगे लिख दी है, मतलब आपको वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, अगर आप पीछे करके देखोगे वीडियो को, तो यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आप सभी को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इससे पहले जो टर्म्स थे अपने पास में, ये थी हमारे पास में एफ डैश जेड इज इक्वल टू, हमारे पास में क्या थी, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0, ठीक है। और हमारे पास में क्या था, ब्रैकेट में जेड बार प्लस में जेड डॉट में डेल जेड बार अपॉन में डेल जेड, ये हमारे पास में टर्म्स थी। तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली यहाँ पे लिमिट को जो अप्लाई किया है वो जेड बार पर लिमिट अप्लाई होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेल जेड टेंड्स टू 0, मतलब जिसके ऊपर लिमिट यहाँ पे लगी हुई है, अगर वो टर्म वहाँ पे मौजूद है तो उसी पे वो टर्म, मतलब उसी पे लिमिट लगेगी। तो यानी कि जेड बार पर लिमिट लगी नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पे डेल जेड का टर्म मौजूद ही नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, चलो मैंने यहाँ पे आपको इतना समझा दिया और आपको शानदार तरीके से समझ में भी आ गया है। पर आप मुझे बताएंगे कि किसी को ये टर्म जानी पहचानी लग रही है नहीं लग रही? किसी को इस टर्म से जानी पहचानी खुशबू आ रही है या नहीं आ रही? अगर आ रही है तो आप पढ़ाई कर रहे हो बढ़िया तरीके से, अगर नहीं आ रही तो भैया आप फिर रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, और फिर आपका यहाँ पे कोर्स लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेगुलर अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आपके लिए बीएससी भी चुनौती बन जाएगी। ठीक है, तो मुझे आप बताइए ये टर्म है आप सभी के लिए जानी पहचानी लग रही है या नहीं लग रही? बताइए सभी कमेंट करके फटाफट। तो लग रही है बिल्कुल, क्योंकि पिछला ही तो क्वेश्चन किया था अपन ने। अगर अपन बात करते हैं इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन नंबर 2 था, उसके अंतर्गत ही तो डिस्कस की थी मैंने ये वाले, मतलब ये जो एक्स्ट्रा है ये तो एक्स्ट्रा है, लेकिन लिमिट डेल्टा जेड बार, ठीक है, बार अपन इसके ऊपर पूरे लगा देते हैं, डेल्टा जेड बार अपॉन में डेल्टा जेड है, ये जो टर्म्स है ये मैंने पिछले क्वेश्चन में ही तो डिस्कस किया था। ठीक है, पूरा क्वेश्चन इसी के ऊपर तो बेस्ड था। तो यहाँ पे मैं जो फालतू चीज़ें हैं, मतलब फालतू चीज़ों का मतलब है कि इसका जो बेसिक है मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। कल हमने यहाँ पे इसके ऊपर 2 केस डिस्कस कर लिए थे, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे अपन, वही इसको समीकरण नंबर आप 1 नाम दे दो और फिर वही यहाँ पे बीच में लाइन खींच लो एक, और यहाँ पे केस नंबर 1 डालेंगे और इधर केस नंबर 2। तो यहाँ पे देख लो भाई फटाफट, केस नंबर अपना 1 आ जाएगा और ये अपना केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 2। अब यहाँ पे फटाफट आप सभी बताएंगे मुझे कि केस नंबर 1 है वो किसके ऊपर काम करते थे अपन। केस नंबर 1 में हम एक्स अक्ष के सापेक्ष बात करते थे, यानी कि अगर अपन बात करें तो डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पे अपन बात करते थे अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष के अनुदिश अपन बात करते थे। तो आप मुझे बताएंगे कि एक्स अक्ष के अनुदिश अपन बात कर रहे थे, तो मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे y क्या होता है, y हमारे पास में कांस्टेंट होता है, y कांस्टेंट होता है। भाई x एक्सिस पर y कांस्टेंट होगा या नहीं होगा? होगा। तो भाई y कांस्टेंट होगा तो साफ सी बात है डेल्टा y का जो मान होगा वो हमारे पास में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर डेल्टा y का मान 0 होगा तो आपसे पता है z बराबर क्या होता है, x प्लस में आयोटा y होता है। और यहाँ पे हमारे पास में डेल्टा z की बात करें तो डेल्टा x प्लस में क्या हो जाएगा, डेल्टा आयोटा y हो जाएगा, सॉरी आयोटा डेल्टा वाई, आयोटा और फिर डेल्टा वाई। अब यहाँ पे डेल्टा वाई का मान 0 हो गया तो डेल्टा जेड का जो मान है वो डेल्टा एक्स आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई?
क्या इतनी बातें आपके समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, उसके बाद में फिर जस्ट अपन बात करते हैं यहीं पे वही बाहर वाली बात करते हैं। भाई बाहर वाली बात करते हैं तो वही डेल्टा जेड बार है हमारे पास में, तो क्या जाएगा देखो डेल्टा एक्स, ठीक है, और हमारे पास में माइनस का आयोटा डेल्टा वाई। भाई डेल्टा वाई का मान तो 0 है, तो हमारे पास में डेल्टा जेड बार का मान कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स। तो फिर वही इसको आप ए नाम दे सकते हो, इसको आप बी नाम दे दो। तो यहाँ पे आप ए और बी से समीकरण 1 में मान पुट कर सकते हो। तो करो फटाफट कि किसका इंतज़ार है। तो यहाँ पे देखो आप समीकरण 1 में ए व बी से मान रखने पर, ठीक है, बी से मान रखने पर अब रखो फटाफट क्या है, क्या वैल्यू है फटाफट लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में एफ डैश जेड इज इक्वल टू जेड बार है, प्लस में जेड है, और यहाँ पे हमारे पास में लिमिट डेल्टा जेड अपॉन में क्या जाएगा डेल्टा जेड, और डेल्टा जेड टेंस टू 0, ये अपना कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास में क्या बच जाएगा जेड बार प्लस में, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, ऊपर कर देते हैं भाई सभी। तो हमारे पास में बचा क्या, जेड बार प्लस में हमारे पास में जेड बचेगा, यानी कि एफ डैश जेड का जो मान आ गया वो हमारे पास में कितना आया, जेड बार प्लस में जेड आ गया, जेड बार प्लस में जेड आ गया हमारे पास में। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही या नहीं है? तो इसको आप समीकरण नंबर 2 नाम दे सकते हो। क्या इतना सही है? क्या यहाँ तक बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं है? तो मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। अगर आपने बिल्कुल शिद्दत के साथ में अगर पिछला क्वेश्चन इससे पहले लेक्चर देखा होगा, ठीक है, और आपने समझा होगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। वही डेल्टा जे रट जाने चाहिए स्टेप अप, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। अब यहाँ पे मैं आपको बात करता हूँ, ओ हो गलती हो गई भैया, यहाँ पे गलती हो गई, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है मुझसे फटाफट करते करते। क्यों? आपने अगर गौर किया हो 99% बच्चों ने यहाँ पे इस चीज़ पर गौर नहीं किया होगा। कहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे डेल्टा जेड और डेल्टा जेड बार का जो मान है वो डेल्टा एक्स ने लिखा, डेल्टा एक्स है, अभी मुझे पता चल गया एंड टू एंड। चलो मैं सही करा देता हूँ इसको, डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स हो गया, और यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं, तो भैया हमारे पास में डेल्टा एक्स टेंस टू ही 0 आएगा। मैंने जैसे ही वाई एक्सिस देखा तो मुझे यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन फिर भी देखो अब ये चीज़ गलत है तो गलत ही है। अगर आप एग्जाम में इसको गलत करके आते तो आपके एग्जाम में नंबर कट जाते। तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखा करो, ठीक है। आपने अगर पकड़ा होगा, ठीक है, कैच किया होगा, सर ये गलत लिख दिया आपने तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं पकड़ा है तो फिर आपका ध्यान नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे वाई एक्सिस के लिए बात करते हैं, तो वही बात है, अगर वाई एक्सिस की बात करते हैं, देखो एक्स हमारे पास में क्या आता है, कॉन्स्टेंट आता है। अगर x हमारे पास में कांस्टेंट आता है तो डेल्टा x का जो मान है हमारे पास में 0 हो जाएगा। आप सभी जानते हैं z बराबर क्या होता है, x प्लस में आयोटा y होता है। और अगर अपन बात करते हैं डेल्टा z बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास में डेल्टा x प्लस में आयोटा डेल्टा y होगा। अगर हमारे पास में यहाँ पे डेल्टा z का जो मान है, अगर वो यहाँ पे डेल्टा x का मान 0 है, तो हमारे पास में डेल्टा z का जो मान हो कितना हो जाएगा, हमारे पास में आयोटा डेल्टा y, यानी कि हमारे पास में ये आयोटा डेल्टा y हमारे पास में क्या हो जाएगी, डेल्टा z की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे इसको आप सी दे सकते हो नाम, ठीक है। इसी प्रकार में बात करता हूँ, अगर यहाँ पे डेल्टा जेड बार की बात करता हूँ तो आप सभी बताएंगे डेल्टा एक्स का बार, और यहाँ पे माइनस का हमारे पास में आयोटा डेल्टा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बार, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ डेल्टा एक्स का जो मान है वो हमारे पास में क्या है, फिर 0 है। नहीं सॉरी गलती कर दी अपन ने। भाई डेल्टा जेड के ऊपर बार है, वो यहाँ पे बार थोड़ी आता है अपने पास, डेल्टा एक्स माइनस का डेल्टा वाई तो आता है। तो यहाँ पे डेल्टा जेड के ऊपर बार करेंगे तो इसका मान तो 0 है अपने पास में, क्या आ जाएगा, माइनस का डेल्टा वाई। इन चीज़ों में आपको मेरे हिसाब से कहीं पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये हमारे पास सी और डी आ गया, ठीक है। अब आप खुद देख सकते हो, मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे समीकरण एक में सी व डी से मान रखने पर, तो मान रखा आपने तो क्या देखा, एफ डैश जेड है हमारे पास में, वो क्या आ गया, जेड बार प्लस में जेड लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, ठीक है। और फिर हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में यहाँ पे आ गया माइनस का आयोटा डेल्टा वाई अपॉन में आयोटा डेल्टा वाई, ये कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है। यहाँ पे जेड बार प्लस में हमारे पास में क्या बच गया, जेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो
मैं आप सभी से पूछता हूँ क्या ये बिल्कुल सही है? क्या ये बिल्कुल सही है? मैं आप सभी से क्या पूछता हूँ, क्या ये मैंने बिल्कुल सही किया है? सभी ने किया सही? भाई सही है नहीं है? सभी अपनी जगह जगह पर बोलो सर सही है। कमेंट करो फटाफट, सर सही है, सही है। कमेंट करो सभी बच्चे कि सर बिल्कुल सही किया है। अब देखो, जिसने भी अगर ऐसे किया है ना कि सर बिल्कुल सही किया है, हमें समझ में आ गया, तो भैया फिर उसके लिए तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जानबूझकर गलती करी है। देखो, आप खुद देखो, मैंने ये किया यहाँ पे, मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो करेंगे, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना था। मैं यही देख रहा था कि आप यहाँ पे डेल्टा जेड की जगह क्या बताते हो मुझे आप। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा जेड डेल्टा वाई आएगा, ठीक है। और आपने गौर नहीं किया, यहाँ पे माइनस भी था, तो मैंने यहाँ पे माइनस लगाना ही भूल गया। मतलब मैं जानबूझ के नहीं लिखा, हालांकि मैं देखता हूँ आप पे इसको कैच कर पाते हो नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में गलती करना और आपको सिखाना भी एक बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समीकरण नंबर 2 देखो, समीकरण नंबर 3 को देखो। यहाँ पे एफ डैश की जो वैल्यू है, एफ डैश जेड दोनों की जो वैल्यू है वो कैसी है, डिफरेंट है। भाई दोनों की जो वैल्यू है वो कैसी है, डिफरेंट है। अब यहाँ पे आप क्या सीख सकते हो, यहाँ पे आप यहाँ पे सीख सकते हो आराम से कि दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ गई। अब दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ गई, इसका मतलब तो क्या हुआ कि हमारा जो फलन एफ जेड है, ठीक है, मैं आपको अब यहाँ पे डिटेल से बताता हूँ एकदम। इसको अपन ऊपर करते हैं, थोड़ा सा मज़ा आएगा और, ठीक है। अभी तो है मज़ा। भाई हमने अभी तक क्या सीखा है, हमने अभी तक यही सीखा है कि अगर फलन एफ डैश जेड है, जो हमारे पास फलन है एफ जेड है, अगर वो फलन एफ जेड है, उसका अपन एफ डैश जेड निकालते हैं, लिमिट एफ जेड निकालते हैं, अगर उसकी वैल्यू आपस में बराबर आ जाती है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, वो डेरिवेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर बराबर नहीं आती है तो कैसा होगा, अवकलन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा हो तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि आपको क्या करना है, आपको मूल बिंदु पर चेक करना है, मूल बिंदु पर चेक करना है। मतलब इसने कहा था क्वेश्चन ने कि मूल बिंदु पर जाकर तो फलन एफ जेड है वो कैसा होगा, अवकलनीय होगा। लेकिन उसके अलावा सभी जगह जितने पॉइंट है ना, उस सभी पॉइंटों पर ये कैसा होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तो आप खुद देख सकते हो, मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, 0,0, यानी कि जेड, ये जेड दोनों का जो मान है वो भी कितना आएगा, 0 आएगा। अगर इन दोनों का मान 0, इसका मान 0, तो हमारे पास में समीकरण 2 और 3 कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, इक्वल। एफ डैश जेड बराबर एफ डैश जेड हो जाएगा। अगर दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए, तो वे दोनों बराबर आ गए, परिमित आ गए। और कैसे आ गए भाई, 0 कैसी वैल्यू है, 0 एक एग्जिस्टेंस है, मतलब 0 का अस्तित्व है, और वो कैसी है, परिमित है, परिमित भी है, और दोनों आपस में बराबर आ गए। तो हमारे पास में क्या हो गया, एफ डैश जेड का अस्तित्व हो गया, ठीक है। तो अपन आप कह सकते हैं कि मूल बिंदु के ऊपर हमारा जो फलन एफ जेड है वो कैसा होगा, अवकलनीय होगा। लेकिन उसके अलावा कोई सा भी पॉइंट देख लो आप, उसके अलावा यहाँ पे पॉइंट रखोगे तो देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो आपस में बराबर आ ही नहीं सकते हैं, ये है कि नहीं ये बात। तो सिंपली 0 पर यही अवकलनीय होगा, उसके अलावा कहीं पर भी अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने पूरा क्वेश्चन आपको करवाया है, और उम्मीद करता हूँ शानदार तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो, मैं बात करता हूँ जिन बच्चों ने आज क्लास ली है, स्पेशली आज क्लास ली है, मतलब पहले कभी भी अपने चैनल पर क्लास नहीं ली है, तो उनसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप क्या करिए कि मैथ में अपने प्लेलिस्ट बना रखिए। सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि मैथ के लिए बढ़िया प्लेलिस्ट बना रखी है, केमिस्ट्री के लिए भी है, फिजिक्स के लिए भी है। आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको मैथ में 5 लेक्चर और आज का 6 लेक्चर मिल जाएंगे। तो जो नए बच्चे हैं वो क्या करें, पहले विश्वास हमारे ऊपर अभी ना करें। क्या करें, विश्वास अभी ना करें, आप पहले वीडियो जाकर देखें। पहला लेक्चर से लेकर 6 लेक्चर आज तक का लेक्चर देखिए और पढ़िए, और तब आपको समझ में आए और वास्तव में लगे कि सर आपने 300 रुपये ले रहे हो, लेकिन 300 रुपये तो बहुत ही छोटी रकम है इस कोर्स के लिए। ऐसा पढ़ा रहे हो ना आप, इसके लिए तो ये मान लीजिए 300 रुपये बहुत ही कम है, ठीक है। तब जाके आप फीस जमा कराना, अन्यथा मत करवाना, ठीक है। और आप सभी को मैंने बता भी दिया है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को बताइए फटाफट अपना एडमिशन फटाफट करवा लीजिए, क्योंकि अब लेट करने में कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैथ की क्लास तो कल ही उनकी चलेगी जिनका फीस जमा होगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से और क्या है कि थोड़ी सी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब, अभी मैं प्रेजेंट में इतना धीरे बोल रहा हूँ आप सभी के लिए कि आवाज़ भी थोड़ी कम आ रही होगी, लेकिन वही बात है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं एक बार तो ऑफ़ कर रहा था आप सभी का, लेकिन
मुझे लगा कि वास्तव में अगर ऑफ नहीं होना चाहिए, बच्चों को इतने पैसे दिए हैं तो क्लास उनको रेगुलर मिलनी चाहिए, तभी जाके मज़ा भी आएगा। ठीक है, छुट्टी आपकी नहीं होनी चाहिए। तो आपकी फिजिक्स की क्लास भी हो जाएगी आज 10 बजे। ठीक है, और क्लासेस के संबंधित में आपको कोई भी जानकारी है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे क्लास होती है तो मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, और क्लास नहीं होती है, ऑफ होगा तो अपन वहाँ पे अनाउंस कर देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे अपन, और अगली क्लास में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 थ्योरम, और वो भी अपन जो बच्चे फीस जमा करा देंगे वही अगला लेक्चर देख पाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। और कई बच्चों के डाउट में क्लियर कर देता हूँ। एक दो बच्चों के डाउट हैं कि सर हमने जैसे मान लीजिए वो सोच रहे हैं ऐसा कि हम मैथ का ले लेते हैं 100 रुपये में सिलेबस, उसके साथ साथ में केमिस्ट्री भी चल जाएगी और फिजिक्स भी चल जाएगी, लेकिन इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि यहाँ से हम अलाउ करेंगे तभी जाके आपके पास क्लास चलेगी, अन्यथा आपके पास में क्लास नहीं चलेगी। पर्टिकुलर सब्जेक्ट की भी आपके अलाउ हम करते हैं, जैसे मैथ की आपने ली है तो आपकी केवल मैथ की ही चलेंगी, फिजिक्स के लिए है तो फिजिक्स चलेंगी, और केमिस्ट्री के लिए है तो केमिस्ट्री ही चलेगी। लेकिन मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि पूरा कोर्स ही खरीदें, पीसीएम का ही। ठीक है, उसमें हमारा भी फ़ायदा रहेगा और आपका भी फ़ायदा रहेगा। तो मेरे हिसाब से अब आप छोटे बच्चे तो नहीं, मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ कि आप एडमिशन कराओ, बच्चों को बोलो वो, तो अब छोटे बच्चे तो हो नहीं, आप सभी को हर चीज़ का महत्व पता है, तो बस आपको केवल एक छोटे सी इशारे की ज़रूरत है, काफ़ी है। तो आप सभी समझ गए होंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और केमिस्ट्री क्लास ज़रूर लेना। केमिस्ट्री क्लास 9 बजे अपनी होगी और 10 बजे अपनी फिजिक्स की क्लास होगी। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब।